तो देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। अभी आप लोगों ने देखा कि 1919 का अधिनियम आया मॉन्टेस्क्यू के नाम से, ठीक है, और उसके बाद उसकी वो एक टेम्परेरी कानून आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी थी, रिव्यू होना था, और उसके 10 वर्ष के समीक्षा के बाद समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट पे आप लोगों ने देखा डिस्कशन किया गया, और उस डिस्कशन को किया गया लंदन में, जहां पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और 3 गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन के बाद डिस्कशन होने के बाद एक कानून बना दिया गया, एक कानून जो एक बहुत लंबा चौड़ा कानून है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं, और ये कानून जो कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम ने आखिर इसमें क्या बदलाव किए पुराने कानून में, हम उनको भी देखेंगे कि पुराना 1919 से कंपेयर भी करेंगे और नई चीजों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं, और साथ में जो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक प्रस्तावना की, प्रीएम्बल, ठीक है, ये प्रस्तावना। तो अगर मैं सिर्फ प्रस्तावना की बात करूं तो ये प्रस्तावना एक्चुअल में 1919 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपेयर भी करते चलते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये एक प्रस्तावना जो है वो 1919 के अधिनियम में आई थी, जबकि 1935 की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो इस वजह से 1919 की प्रस्तावना को यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है। अलग से कोई प्रस्तावना इसके लिए नहीं आई थी, एक छोटी सी प्रस्तावना वाली बात हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं एक्चुअल में मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि आखिर अब क्या किया गया कि भारत इस वाले कानून में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 1935 वाले कानून की। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत को एक संघ बना दिया, यानी कि अब क्या होगा, ये भारत संघ कहलाएगा, यानी कि अखिल भारतीय संघ, ठीक है। तो एक फेडरेशन बना दिया गया, अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर दिया गया। बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारत एक संघ बन गया है। अब संघ क्या होता है, ठीक है, संघ जब कोई चीजें जुड़ेंगी तभी संघ बनेगा, ये तो हमें पता है, समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भारत एक संघ हो गया, तो किसको मिलाकर संघ बनाया गया, सबसे पहले तो हम इस चीज को देखते हैं। तो भारत में उस टाइम था क्या, तो मैंने आप लोगों को अभी लास्ट क्लास में भी बता दिया था, ठीक है, लास्ट एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में क्या था, जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिया था, उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने क्या बना दिए थे, प्रांत, यानी कि राज्यों का निर्माण कर दिया था, जो प्रांत कहलाते थे, ठीक है। और जो दूसरे बचे हुए क्षेत्र थे जो अभी भी राजा महाराजाओं के पास थे, मान लीजिए ये सारे के सारे क्षेत्र जो राजा महाराजाओं के पास थे, वो क्या कहलाती थी, देसी रियासतें, ठीक है। तो ये देसी रियासतें थी और ये प्रांत थे, और ये पूरा मिला के भारत था। तो अब ये कह रहा है कि भारत एक संघ होगा, यानी कि किसको मिलाया गया, तो इसने कहा कि अब ये प्रांत जो हैं टोटली, ठीक है, प्रांत और देसी रियासतें, ये सब कुछ मिलाकर क्या बनाई जाएगी, ठीक है, ये प्रांत और देसी रियासतें ये मिलाकर भारत एक संघ बना दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बात देसी रियासतें मान लेंगी। अब प्रांत तो चलिए अंग्रेजों के कंट्रोल में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या देसी रियासतें मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि देसी रियासतों को पता है कि एक बार अगर मिल गए और जो कानून है वो पूरे क्षेत्रों में इसी तरह से लागू हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है कि दोबारा उनको राजकाज नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस बात का इन लोगों ने विरोध कर दिया, और जब इन लोगों ने विरोध कर दिया तो ये इस कानून का ये जो पार्ट था भारत संघ, ठीक है, भारत संघ बनाने वाला पार्ट है, वो एक्चुअल में लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि देसी रियासतों ने इस बात का विरोध कर दिया था, क्योंकि वो इस तरह से मिलना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो एक तो भारत एक संघ बन गया था। अब हम कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, अगर आपको याद रखना है 1935 का अधिनियम, तो आपको 1919 वाला अधिनियम याद होना चाहिए, ठीक है। और 1919 का अगर अधिनियम आपको याद है तो 1935 का अधिनियम याद हो जाएगा। तो देखते हैं 1919 के अधिनियम में आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम में 2 सूचियां बनाई गई थी, ये चीज पढ़ी थी आपने, ठीक है। आपको याद होगा कि 2 सूचियां बना दी गई थी। कौन कौन सी 2 सूचियां थी, ठीक है। एक सूची जो आपने देखा वो है केंद्रीय सूची, दूसरी कौन सी है, प्रांत सूची, ठीक है। तो ये 2 सूचियां बना दी गई थी, ठीक है। इसमें 47 विषय थे और इसमें 50 विषय थे उस समय, मैं अगर डेटा दे दूं तो, ठीक है। तो केंद्रीय और प्रांत 2 सूचियां बना दी गई थी। यहाँ पर अब 3 सूचियां बनेंगी, ठीक है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सूचियां कितनी हो गई, उस टाइम 2 थी, तो यहाँ पर 3 सूचियां हो गई हैं। और अगर 3 सूचियां हो गई हैं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे नाम से, एक सूची तो क्या हो जाएगी, संघ बन रहा है तो इसलिए संघ सूची हो जाएगी, और दूसरी
प्रांत सूची हो जाएगी, और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची हो जाएगी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट हो जाएगी। यानी कि आज वाला सिस्टम आ गया। आज भी आप लोग देखते हैं कि अपने पास इस तरह से 3 सूचियां हैं, संघ सूची है और इस राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये 3 सूचियां उस टाइम बन गई, ठीक है। और जो उसमें विषय रखे गए, जैसे यहाँ पर उस टाइम 4750 विषय दिए गए थे, इस हिसाब से संघ में 59 विषय और उसके बाद 54, और ये समवर्ती सूची में 36 जो 36 विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, वो दिए गए। और इसके अलावा जो अवशिष्ट थे, यानी कि जो रेशिडुअल शक्तियां थी, आप ये सोच सकते हैं अवशिष्ट मतलब कि वो चीजें, वो बातें जो इनमें लिखी हुई नहीं थी, वो शक्ति, उस पे कानून कौन बनाएगा, ठीक है। तो उस पर कानून बनाने की, यानी कि अवशिष्ट चीजों पर, विषयों पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसको मिल रही है, तो वो दे दी गई वाइसरॉय को, यानी कि बची हुई चीजों पर वाइसरॉय कानून बनाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आपने देखा था कि प्रांत वाली जो सूची थी उसको 2 टुकड़े करके द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। तो द्वैध शासन, और तो द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया था, प्रांत पर। कैसे लागू किया गया था कि प्रांत में आपने 2 टुकड़े देखे थे प्रांत सूची के, ठीक है। एक आपने देखा था आरक्षित और दूसरा आपने देखा था, ठीक है, हस्तांतरित, ठीक है। यानी कि एक था रिजर्व और एक था ट्रांसफर। तो ये 2 विषय आप लोगों ने देखे थे जो प्रांत सूची के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब अगर मैं कंपेयर करके इधर आ जाता हूं, तो यहां पर जो द्वैध शासन है, ठीक है, तो ये द्वैध शासन, ठीक है, तो ये द्वैध शासन जो है वो प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि जो प्रांत सूची है, इस बार आप उसके 2 टुकड़े नहीं हैं, और प्रांत को अगर द्वैध शासन प्रांत से समाप्त हो गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब गवर्नर का जो हस्तक्षेप था आरक्षित विषयों के कारण, वो खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि अब जो भी होगा वो वहां की लोकल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, वो प्रांत की गवर्नमेंट करेगी, और वो उत्तरदायी होगी अपने जो भी वहां की विधान सभा होगी उसके प्रति, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि जो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर द्वैध शासन से एक बात याद रखनी है कि इस द्वैध शासन को प्रांत से समाप्त कर दिया गया, पर केंद्र में लागू कर दिया गया। तो अगर इसको केंद्र में लागू कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि द्वैध शासन होता क्या है, ठीक है। प्रांत सूची यानी कि सूची के 2 टुकड़े कर देना, ठीक है, ताकि अलग अलग लोग उसको देख रहे हैं। तो केंद्र में अगर लागू किया गया है, इसका मतलब है कि संघ सूची के इस बार 2 टुकड़े हो गए हैं। तो संघ सूची के अगर 2 टुकड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि वही है, एक आरक्षित हो जाएगा और दूसरा हस्तांतरित हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो आरक्षित विषय होंगे उन पर तो वाइसरॉय कानून बना रहा होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल जो बना हुआ है वो कानून बना रहा है, ठीक है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के लिए पूरा नाम था, ठीक है। और हस्तांतरित विषयों पर आपको पता है जो परिषद बनी हुई है वो कानून बना रही है। तो इस हिसाब से केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया प्रांत से समाप्त करके। अगर प्रांत से समाप्त हो गया तो इसको आप ये कह सकते हैं प्रांत फ्री हो गए, स्वायत्तता मिल गई। यानी कि इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि प्रांतों को स्वायत्तता मिली, यानी कि ये फ्री हुए, ठीक है। तो प्रांत स्वायत्त हो गए। इसके अलावा जब हम और चीजें देखते हैं तो आपने और क्या देखा था, ठीक है, आपने 2 सूचियां देख ली थी, ठीक है, और आपने द्वैध शासन भी देख लिया था। इसके अलावा और क्या किया गया था शासन व्यवस्था में, जब हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा था कि द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर आपने ये देखा था कि द्विसदनीय व्यवस्था, लेकिन ये आपको पता है बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय जो व्यवस्था थी वो कहां पर लागू की गई थी। तो आपको पता था कि केंद्र में 2 सदन बनाए गए थे, ठीक है। अगर केंद्र में 2 सदन बनाए गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र में 2 सदन बनाए गए, तो आपको पता चल गया एक राज्य परिषद बना दी गई थी, यानी कि राज्यसभा की तरह, और एक लोकसभा बना दी गई थी जो विधानसभा थी। यहाँ पर मैं फिर भी लिख देता हूँ, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर थी, केंद्र में। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। एक बनाया गया था क्या, राज्य परिषद, ठीक है, और दूसरा बनाया गया था यहाँ पर केंद्रीय विधान सभा, यानी कि विधान परिषद,
ठीक है, यानी कि ये एक तरह से राज्यसभा की तरह काम कर रहा था और ये लोकसभा की तरह। ठीक है, तो ऊपर वाला राज्यसभा और नीचे वाला लोकसभा, नाम थोड़े से अलग है बस। ठीक है, तो राज्यसभा और विधानसभा या विधान परिषद। तो उस समय ये बन गया था, ये लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें जो संख्या थी वो 60 थी और इसमें जो संख्या थी वो 145 थी उस समय। अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर देता हूँ। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो द्विसदनीय व्यवस्था कंटिन्यू रही, यानी कि केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी वो कंटिन्यू है, एज इट इज चलेगी वैसी की वैसी, क्योंकि वो आज भी लागू है। तो द्विसदनीय व्यवस्था थी वो लागू रही, यानी कि वो राज्य परिषद वाला सिस्टम और उसके साथ में विधान सभा या विधान परिषद वाला जो सिस्टम है वो लागू रहा। तो इस हिसाब से राज्य परिषद और विधान परिषद वाला जो सिस्टम है वो लागू रहा। और यहाँ पर जो उस टाइम संख्या थी 260 और 375 हो गई थी। ठीक है, तो राज्य परिषद में 260 सदस्य और विधान परिषद में 375 सदस्य हो गए थे। तो ये कंपैरिजन है। तो इसके अलावा भी कुछ गड़बड़ हुई थी। इसके अलावा इन लोगों ने कहा प्रांत। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो प्रोविंस थे उस टाइम, प्रांत थे, कुल प्रांतों की जो संख्या थी वो 11 थी। ठीक है, तो 11 प्रांतों में से इन लोगों ने क्या किया, 6 प्रांतों में बाइकैमरल सिस्टम लागू कर दिया। यानी कि 6 प्रांतों में इन लोगों ने, यानी यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी। यानी कि आप यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी, यहाँ पर केंद्र वाली कंटिन्यू है, लेकिन प्रांतों में भी कर दी गई। सभी प्रांतों में नहीं, 11 में से सिर्फ 6 प्रांतों में की गई। ठीक है, अब वो प्रांत आप लोगों को पता है, एक तो आपका बंगाल, इधर लिख देता हूं, बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता चलता है कि इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। आज भी आप देखते हैं कि 6 राज्यों में 2 सदन बने हुए हैं, यानी कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद, 6 राज्यों में। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूं सुनिए कि 6 राज्यों में आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, साथ में हुआ करता था, वो जम्मू कश्मीर वाला किस्सा खत्म हो गया है, तो उसके बाद अभी 6 में ही बचा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम भी आप लोग ये सोचिए कि उस टाइम इन 6 प्रांतों में, टोटल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय जो व्यवस्था थी वो लागू की गई थी। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, अगर 1935 को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर आपको 1935 याद रखना है तो 1919 याद होना चाहिए, और 1919 से ही कंपेयर कर देंगे। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रस्तावना की, तो इसकी प्रस्तावना वहां पर कंटिन्यू हुई है, उसकी अपनी कोई प्रस्तावना नहीं आई थी। ठीक है, इसमें 2 सूचियां थी। ठीक है, 2 सूचियां, और इसमें 2 सूचियों की जगह 3 सूचियां कर दिया गया था, लिखा हुआ है। ठीक है, द्वैध शासन यहाँ पर था, प्रांत में, यहाँ पर प्रांत से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था थी, यहाँ पर केंद्र में थी, केंद्र वाली कंटिन्यू रखी गई, लेकिन 6 प्रांतों में भी कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, भारत को क्या बना दिया गया, भारत एक संघ बना दिया गया कि भारत एक संघ हुआ करेगा। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं और क्या चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ 1919 और 1935 में कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वो लिख लिया होगा। ठीक है, और इसके बाद और देखते हैं तो और क्या था। तो अब बात करते हैं निर्वाचन की। ठीक है, तो 1919 वाले में आपने देखा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि कम्युनल इलेक्शन जो था, ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा था सिख ईसाई एंग्लो इंडियन के लिए कर दिया गया था, उससे पहले मुसलमानों के लिए बढ़ाया किया गया था। ठीक है, तो अब ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, ठीक है, अब ये किसके लिए हो रहा है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर किसके लिए था, तो आप लोगों ने देखा सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन। तो सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए था ये। लेकिन 1935 वाले कानून में ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है ये फिर से बढ़ाया गया है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, इस बार कर दिया गया है दलितों के लिए, मजदूरों के लिए
महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन हो रहा है। अब इस चीज को तो हमें पूरा फिर से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर क्या हुआ, ठीक है। तो एक बार मैं साइड में लेकर देखता हूं कि आखिर क्या हुआ, तो आप समझ जाएंगे। इसी तरफ कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, इस तरफ ले लेते हैं, चलिए। जो जिस तरह निर्वाचन है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, जब सिखों के लिए किया गया, मुसलमानों के लिए उससे पहले कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, ठीक है। तो जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले में चले गांधी जी नहीं गए, दूसरे में गए थे, तीसरे में गांधी जी नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक इंसान, जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हिंदू महासभा वाले जा रहे थे, ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग वाले वो भी जा रहे थे, तो यहाँ पर दलितों की तरफ से भी एक इंसान वो जा रहे थे, उनका नाम है BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये अम्बेडकर जी भी क्या कर रहे थे, इसमें जा रहे थे। और जब भीमराव अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं तो उनकी क्या डिमांड है, वो यही कह रहे हैं कि आपने जैसे मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन कर दिया है, ठीक है, सिख ईसाई एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से कम्युनल इलेक्शन करवाते हैं आप, ऐसा ही अधिकार एक किसको दे दिया जाए, दलितों को दे दिया जाए। तो इनकी मांग यही थी कि दलितों के लिए भी, ठीक है, दलितों के लिए भी क्या किया जाए, सांप्रदायिक इलेक्शन करवाया जाए। तो दलितों के लिए सांप्रदायिक इलेक्शन। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, आप समझिए, ठीक है। जब भारतीय लोग आपस में जुड़ते जा रहे थे तो अंग्रेज उनको तोड़ रहे थे। तो इस भीड़ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और उसके साथ भीड़ जुड़ती जा रही थी, और वो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई जब गांधी जी आ गए, ठीक है। तो लेकिन उससे उस टाइम आप देखिए कि जब भीड़ जमा होती जा रही है, तब अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो, यानी कि सबसे पहले किसको तोड़ा उस भीड़ में से, मुसलमानों को। 1909 में आपने देखा कि उन्होंने सांप्रदायिक इलेक्शन मुसलमानों के लिए शुरू किया। लेकिन फिर भी जो, क्योंकि मुसलमान भी समझदार लोग थे, वो नहीं गए, उनको पता था कि ये फूट डालो राज करो वाला है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ये फूट डालने के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और कौन दिखाई दे रहा है इस भीड़ में, तो उन्होंने कहा इस भीड़ में और क्या, सरदार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सिख, तो उनको भी अलग कर दो, ठीक है, यूरोपियन हैं उनको अलग कर दो, जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको भी अलग कर दो, उनके लिए भी अलग से इलेक्शन करवा लिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अब कौन बचा, जो मुस्लिम थे, सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, यूरोप वाले थे, वो सब तो अलग से इलेक्शन उनका हो ही रहा था, कम्युनल इलेक्शन हो रहा था। लेकिन अब बचा कौन इस भीड़ में, अब इस भीड़ में जो ज्यादातर जनसंख्या बची हुई थी वो हिंदू थी। और अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों में फूट कैसे डाली जाए, इनको कैसे तोड़ा जाए। लेकिन जब BR अम्बेडकर जी ने यहाँ पर जाकर ये बात कही गोलमेज सम्मेलन में कि दलितों के लिए भी ये सांप्रदायिक इलेक्शन करवा दिया जाए, हमें भी अलग से क्षेत्र चाहिए, क्यों आखिर ये डिमांड इन्होंने क्यों की, आप लोग जानते हैं, दबे कुचला वर्ग है ये, ठीक है। इन लोगों को शुरुआत से ही बिल्कुल नीचे ही रखा गया, ठीक है। इनको वो चीज नहीं मिल पाई, वो इज्जत नहीं मिल पाई, वो स्टेटस नहीं मिल पाया जिसके ये लोग हकदार थे इंसान होने के नाते, ठीक है। तो ये लोग अपना अलग ही क्षेत्र मांग रहे थे कि कम से कम क्षेत्र हमारा हो जाएगा, तो अगर क्षेत्र हमारा होगा तो हम अपने आप जैसे भी वहां पर रहेंगे, कम से कम खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये सोच रहे थे और इन्होंने मांग की। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तो इसमें से एक पुट निकाल लिया, यानी कि इनको तो एक इनपुट मिल गया। कैसा कि उनको तो लगा कि हम तो इतने दिनों से यही सोच रहे थे कि इस भीड़ को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, और तोड़ने का तरीका मिल गया कि दलित और गैर दलित, यानी कि जो दलित हैं उनको अलग कर दिया जाए, और अगर दलितों को अलग कर दिया गया तो एक बड़ी सारी जो जनसंख्या है वो अलग हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो मांग थी दलितों के लिए BR अम्बेडकर जी ने, वो तो अच्छे के लिए की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। और यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन है, और आप लोग देखते हैं जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ, ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपने देखा अभी 1930 में, उसके बाद दूसरा 1931 में, और यहाँ पर 1932 में। तो 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन शुरू हो रहा था, उससे पहले ही यहाँ पर एक अगस्त, ठीक है, 1931 अगस्त 1931 में उस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो है रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं उस समय, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एक कम्युनल अवार्ड लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट, या फिर हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। तो ये कम्युनल अवार्ड लेकर आए जिसमें इन्होंने कहा कि ये इन लोगों को भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम सांप्रदायिक पंचाट है। लेकिन जैसे ही ये आया, ठीक है,
अगस्त 1932 है ये। तो जैसे ही ये आया तो उस समय जो गांधी जी हैं, गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, पुणे की यरवदा जेल में। और जैसे ही गांधी जी को पता चला कि इस तरह हो गया है, ठीक है, इस तरह B.R. अम्बेडकर जी ने कुछ मांगे रखी थी और दलितों के अलग से सांप्रदायिक इलेक्शन आ गया, उसके लिए सांप्रदायिक पंचायत भी आ गया रैमसे मैकडोनाल्ड का, ठीक है। तो तब गांधी ने वहीं पर अनशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं सप्रू जी और बाकी लोगों ने मिलकर क्या किया, B.R. अम्बेडकर से इनकी मुलाकात करवाई गांधी जी की, क्योंकि वो अनशन पर बैठे हुए थे। और फाइनली वहां पर एक समझौता हुआ, ठीक है, सितंबर में, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं सितंबर 1932 यहाँ पर एक समझौता हो जाता है, ठीक है। किस के बीच? गांधी जी के बीच हो जाता है और साथ में हो जाता है B.R. अम्बेडकर जी के बीच। तो इनके बीच एक समझौता हो जाता है जिसको पूना में हुआ है, इस वजह से इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1932 में हो जाता है। तो इस समझौते में क्या हुआ, इस समझौते को आपको समझना है, ठीक है। इस पुणे समझौते में जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उससे ठीक पहले हो गया था, ठीक है। इस पूना पैक्ट में कहा गया, देखिए एक्चुअल में गांधी जी को इससे प्रॉब्लम क्या थी, गांधी जी की दिक्कत क्या थी। गांधी जी ये कह रहे थे कि अब देखिए इन्होंने पहले ही मुसलमानों को अलग कर रखा है, ठीक है, उसके बाद सिखों को, ईसाइयों को, सबको अलग कर रखा है, बचे हैं हिंदू। अगर हम में से ही दलित और गैर दलित हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर बचेगा कौन, इनका विरोध कौन करेगा। ये तो चाहते ही हैं कि फूट डालें और राज करें। तो यही सोचकर इन लोगों ने सब कुछ किया था। लेकिन अब जो अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो वो जो चीजें हैं वो मिलती नहीं है। तो गांधी जी ने इसका एक रास्ता निकाला। गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर जी से पूछा, आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि इस जो अपनी विधानसभा है, जो केंद्रीय विधानसभा है, वहां पर लोग आपके चुन के पहुंच जाएं, क्योंकि जब सांप्रदायिक इलेक्शन होगा तो आपको पता है दलित वाला क्षेत्र आ जाएगा और दलित ही खड़ा होगा चुनाव में और दलित ही वोट करेगा। यानी कि जो दलित मेंबर होगा वो विधानसभा में पहुंचेगा, केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो जब केंद्रीय विधानसभा में पहुंचेगा तो दलितों के लिए अच्छे अच्छे कानून बनवाएगा। यही तो मंशा है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आपकी जब यही मंशा है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो विधानसभा में पहुंचे, तो इसको मैं ऐसे ही पूरा कर देता हूं। आज के बाद जो जितनी सीटें, बची हुई सीटें गैर मुस्लिम को, हिंदुओं को मिलेंगी, ठीक है, जो सामान्य कोटे में आएंगी, उसमें से कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी। कम्युनल इलेक्शन नहीं होगा, रिजर्व हो जाएंगी, कुछ सीटें हमारी तरफ से आपको दे दी जाएंगी, ताकि रिजर्व सीटों पे खड़े तो दलित ही होंगे, कैंडिडेट दलित ही खड़ा होगा, लेकिन वोट सब कर पाएंगे। ये रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूना पैक्ट हो गया 1932 में, ठीक है। तो इस पूना पैक्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैंडिडेट विधानसभा में पहुंचने चाहिए दलितों के, ये डिमांड B.R. अम्बेडकर की थी, तो गांधी जी ने पूरी करवा दी रिजर्वेशन देकर कि ये रिजर्वेशन हो जाएगा आपकी सीटों का और आपके जो दलित मेंबर्स हैं वो वहां चुनकर पहुंच जाएंगे। जितवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम जितवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सभी लोग वोट करेंगे। अलग से क्षेत्र मत मांगिए, बस अलग से क्षेत्र आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर बढ़ जाएगा। फिर यही होता, आप लोग देखिए, अब मैंने बताया था उस टाइम में क्या होना था। फिर जैसे मुसलमान अलग हुए तो उन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड हो गई, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा कि ये इन लोगों को, सिखों को अलग किया गया, तो बाद में आप लोगों ने देखा खालिस्तान की डिमांड शुरू हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ दलितों के अलग से हो जाता तो फिर एक दलितिस्तान की डिमांड शुरू हो जाती है, और यहाँ पर भारत पता नहीं कितना बचता, मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो दलितिस्तान एक और हो जाता। तो इस हिसाब से तो अलग अलग ही नक्शा आपको दिखाई देता, ठीक है। तो अच्छा हुआ जो पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट हो जाने की वजह से आज जो भारत है वो है, ठीक है। तो पूना पैक्ट हो जाने की वजह से सांप्रदायिक पंचायत लागू नहीं हो पाया पूरी तरह से, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन जो यहाँ पर दलितों के लिए लिखा हुआ आया था, एक्चुअल में ये लागू नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले ही समझौता हो चुका था। फिर भी इन लोगों ने इसको यहाँ पर लिख कर दिया इस वाले में, ठीक है। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे सांप्रदायिक निर्वाचन दलितों के लिए। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं निर्वाचन की, तो आपको पता है यहाँ पर निर्वाचन जब हो रहा था, ठीक है, तो क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, तो निर्वाचन में आखिर वोटिंग राइट किसके पास थे, यानी कि मत देने का अधिकार। आप ये सोचिए,
ठीक है। तो मत देने का जो अधिकार है वो बढ़ाया गया इसके जरिए। इस कानून में कहा गया कि अब मत दे सकेंगे, बहुत सारे लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया और कुल मिलाकर 10% जो इंडियन जनसंख्या पॉपुलेशन थी उसको मत देने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि अभी भी बढ़ाने के बाद जाकर 10 हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार था। ठीक है। इसके अलावा 1919 वाले में क्या था आप सोचिए, तो 1919 अभी हमने पढ़ा है, तो 1919 में आप लोगों ने देखा था कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग। तो एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, आप लोगों ने ये देखा था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और ली कमीशन बना था, 1926 में स्थापना हो गई थी। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब हम इसको कंटिन्यू करें तो लोक सेवा आयोग, अब आपको पता है यहाँ पर केंद्र की जगह एक शब्द इस्तेमाल होने शुरू हो गया है, वो है संघ। तो यानी कि अब यहाँ पर वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग नहीं, वो कहलाएगी संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि अब केंद्र की जगह एक शब्द इस्तेमाल होगा, वो होगा संघ। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्या हो जाएगी, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगी। और जो आज भी है आप लोग ये भी जानते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया कि अब हुआ करेंगी प्रांतीय लोक सेवा आयोग। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का मतलब है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जो आज भी आप लोग देखते हैं राज्यों में भी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, अब संयुक्त लोक सेवा आयोग मान लीजिए हर एक राज्य की अपनी अपनी एक लोक सेवा आयोग होती है, लेकिन अगर किसी राज्य की अपनी एक लोक सेवा आयोग नहीं है तो दो राज्य मिलकर भी एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। आज भी ये प्रावधान है, हालांकि कहीं पर है नहीं, लेकिन फिर भी आज भी ये प्रावधान हमारे संविधान में मौजूद है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक लोक सेवा आयोग। इसके अलावा मैं अगर आपको एक्स्ट्रा और बातें बताऊं कि इसमें क्या हुआ, तो दो और संस्थाओं पर चूंकि मैं आ गया हूं तो दो और संस्थाओं के बारे में बता देता हूं। एक तो न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। न्यायालय, तो एक और न्यायालय की स्थापना होने जा रही है। अब न्यायालय की स्थापना अगर होने जा रही है तो आप ये समझ जाइए कि बात हो रही है 1935 की। 1935 की अगर बात हो रही है तो 1911 और 12, और आप लोगों को पता है राजधानी 1911-12 यानी कि ट्रांसफर होकर आ चुकी है दिल्ली। तो अगर राजधानी दिल्ली ट्रांसफर होकर आ चुकी है, यानी कि न्यायालय की स्थापना कहां पर हो रही होगी, दिल्ली में। और किस नाम से हो रही होगी, तो आपको पता है अब सब जगह नाम क्या जुड़ेगा, संघ। तो इसका मतलब जो स्थापना हो रही है वो किसकी है, संघीय न्यायालय, यानी कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। कहां हुई, दिल्ली में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, बनाए गए वो थे मॉरिस गुएर। ठीक है। तो ये मॉरिस गुएर जो थे, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जो संघीय न्यायालय बनाई गई थी। और अब आपको पता है जब इतना बड़ा कानून बना है, सब कुछ जुड़ रहा है, तो पैसे का देख रेख भी करना पड़ेगा। सब जगह एक ही पैसा चलना चाहिए, एक ही करेंसी चलनी चाहिए पूरे देश में, तब जाकर चीजें हो पाएंगी। तो इसके लिए इन लोगों ने पहले ही RBI एक्ट 1934 बना दिया था कि RBI एक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। एक 1934 के कानून में आ गया था, तो 1934 में कानून बनाया था, जो इस कानून से लागू हो गया। यानी कि इस कानून ने इसको लागू करा दिया 1934 वाले अधिनियम को, यानी कि इससे RBI की स्थापना हो गई। ठीक है। इसके अलावा और भी अगर हम चीजों को देखें तो बर्मा, ठीक है, बर्मा यानी कि इस समय का म्यांमार। तो म्यांमार यानी कि बर्मा उस समय तक भारत का ही अंग हुआ करता था। ठीक है। जब भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन इस वाले कानून से इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। तो जब बर्मा जो भारत का ही अंग हुआ करता था, तो इस कानून में इसकी क्या किया कि आज के बाद ये जो पूरा भारत बनाया है, इन लोगों ने भारत संघ बनाया है, वो भारत बर्मा पर लागू नहीं हो रहा, बर्मा पे अलग से कानून लागू होंगे अब। तो यानी कि पूरा का पूरा भारत आ गया। इसमें एक और लास्ट लाइन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जो भारत परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया है। आपको याद है मैंने पढ़ाया था, भारत सचिव बनाया था लंदन में। ठीक है। लंदन में जो भारत सचिव था उसकी एक परिषद थी, आप लोगों को याद हो तो 15
15 सदस्यीय परिषद। तो ये 15 सदस्यीय जो परिषद थी इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इसको नए सेक्रेटरी मिल गए, ठीक है। तो भारत सचिव की जो ये परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये इतनी जो चीजें थी वो आपको याद रखनी है इस कानून में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं हालांकि, लेकिन कम से कम इतनी आप लोगों को याद रखनी होती है, ठीक है। तो याद रखने के तरीके भी मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बता दिए हैं जिनसे याद रखना है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि बिना हिस्ट्री के आप इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बिना हिस्ट्री में कुछ हुए पॉलिटी में चीजें नहीं हो रही हैं, ये आपको अब समझ लेना चाहिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारी हिस्ट्री की बातें हैं मैंने छोड़ दी हैं, मैं छोड़ता चला हूं क्योंकि अभी एक टॉपिक है हमारे पास। जब हम संविधान का निर्माण कराएंगे तब भी हमें फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वो सारी चीजें फिर से देखकर और उनको कंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा एक संविधान बनेगा। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत चल रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि संविधान यानी कि कानून बनाने का जो विकास है वो कैसे कैसे इंडिया में अंग्रेज कानून लेकर आए। हमें सिर्फ इतना ही मकसद था हम ये बात समझ जाएं, ठीक है। ये हमारा अंतिम कानून था, ठीक है, जो भारत में लागू हुआ, क्योंकि इसके बाद जो एक लास्ट कानून और आप कह सकते हैं वो कानून 1947 में आया और 1947 के कानून ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, यानी कि वो कहलाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।